Next.js को कैसे इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में, आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, तो मैं Next.js के एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कहाँ करने वाला हूँ अपने सिस्टम के अंदर। तो मेरे सिस्टम के अंदर F ड्राइव के अंदर XAMPP का फोल्डर है, वहाँ पे htdocs है और वहाँ पे Next.js का एक मैंने फोल्डर बनाया है और उसके अंदर YouTube का फोल्डर है जहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ। जब हम PHP में काम करते हैं तो हमें कंपलसरी होता है कि हम htdocs के अंदर अपना प्रोजेक्ट सेटअप करें, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट बेस्ड किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप लिटरली अपने सिस्टम के अंदर कहीं पे भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक Node.js को ग्लोबली इंस्टॉल किया होता है हमारे सिस्टम के अंदर। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके VS कोड ओपन कर लूंगा। आप CMD का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन हम इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो आता है हमारे पास VS कोड में उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया है, यहाँ पे उसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो कमांड है डायरेक्टली उसे फायर करना है एंड हमारा Next.js का एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको कमांड कहाँ से मिलेगा? आपको जो कमांड है उनके वेबसाइट पे से मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली जाना है nextjs.org पे एंड आपको होम पेज पे ही उनका जो कमांड है वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे कॉपी का बटन भी दिया है तो कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। एंड ये क्या आ रहा है? फोकस फोल्डर इन एक्सप्लोरर, नहीं थैंक यू। ओके ठीक है, तो ये कमांड आ गया हमारा, इसको करते हैं एंटर। तो सबसे पहले ये हमें क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो हमारा पैकेज है हम जो रन कर रहे हैं अभी उसको इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि हम npx का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसे इंस्टॉल करेगा एंड उसे रन कर देगा और वो हमारे बेसिकली लोकल में सेव नहीं होगा वो पैकेज। तो इसको रन करते हैं, यस करके एंटर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन का नाम है वो हमें क्या रखना है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं अभी हूँ यहाँ पे YouTube फोल्डर के अंदर और हमें जो प्रोजेक्ट का नाम है वो अलग रखना है। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, ये मेरी बेसिकली एक डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं अपने YouTube के प्रोजेक्ट्स को सेव करूँगा। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ Next.yt। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम आ गया। लेकिन अगर आपने पहले से अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया है तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, आपने पहले से कोई क्रिएट कर लिया है तो आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है, उसके अंदर जाके आपको क्रिएट नेक्स्ट ऐप का जो कमांड है उसे फायर करना है और यहाँ पे सिर्फ आपको एक डॉट दे देना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक डॉट देंगे तो डॉट का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी में आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑफकोर्स आपका जो करंट डायरेक्टरी है जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं वो पहले से एम्प्टी होना चाहिए, उसके अंदर पहले कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए, तभी ये मेथड काम करेगा। लेकिन मुझे अभी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है तो Next-yt। ओके एंटर। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है या फिर नहीं करना है। एक्चुअली मैं इस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट का यूज करने वाला हूँ, तो अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं आता है तो हम साथ में सीख लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके एंड ESLint, मैं एक्चुअली ESLint का यूज नहीं करूंगा। VS कोड में मेरे पास अलग से एक एक्सटेंशन है उसके लिए, तो मैं उसका यूज करता हूँ। Tailwind CSS, यस ऑफकोर्स Tailwind CSS तो यूज करने ही वाला हूँ मैं। सोर्स डायरेक्टरी, पहले Next.js में सोर्स डायरेक्टरी हुआ करता था और अब हमारे पास ऐप डायरेक्टरी है, तो मैं सोर्स डायरेक्टरी का अब यूज नहीं करूंगा, हम नई चीज सीखेंगे। ठीक है, ऐप राउटर, यस हम ऐप राउटर यूज करने वाला है। अब देखिए मैंने बोला कि पहले सोर्स था अभी ऐप है और ये हमें बता रहा है कि ऐप राउटर भी रिकमेंडेड है, तो क्या हम उसे भी ना इंस्टॉल करें तो चलेगा? तो आंसर है कि हाँ चलेगा, अब बाद में भी उसे क्रिएट कर सकता है। बेसिकली ये अगर आप यस करते हैं तो पहले से सेटअप करके दे देता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें अलग अलग करनी नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें बात ऐसी है कि ये Next.js जो है वो रिएक्ट पर बना हुआ एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, React.js हमारा लाइब्रेरी है और Next.js हमारा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है? फ्रेमवर्क एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, एक फाइल सिस्टम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक स्ट्रक्चर वे में बन सके। ठीक है, अब Next.js में भी इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फोल्डर्स को फॉलो करने का, बहुत ही लिबरल है। लेकिन हम ऐप डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ फाइल्स है जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ खास पर्पसेस के लिए। ठीक है, उन फाइल्स को हम देखते हैं आगे चल के एंड बाकी अभी के लिए मैं इसको यस कर देता हूँ। इम्पोर्ट एलाइज, ये बेसिकली एक @ का सिंबल प्रोवाइड कर देता है। आपको ऐप राउटर के बाहर की कोई चीज़ एक्सेस करनी हो, बेसिकली हम जो कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल से एक ऐड दे देता है ताकि आपको डॉट ना करना पड़े। ठीक है, तो बाद में चल के देखेंगे इसको, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा हम रहने देंगे। नो करता हूँ यहाँ पे और ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे
इनिशियलाइज होने लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट YT का फोल्डर यहाँ पे बन गया है। इसके अंदर अभी हम देखें तो यहाँ पे फोल्डर्स एंड ये सारी चीज़ें बन रही है। तो इसके प्रोसेस का ख़त्म होने का वेट करता है, और जब तक इसका प्रोसेस चल रहा है तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया एंड एक एक करके अब हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फोल्डर ऐप डायरेक्टरी, उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो उसको मैं बाद में ओपन करूँगा। एंड दूसरा हमारा नोड मॉड्यूल्स, तो वो तो रहने ही वाला है किसी भी प्रोजेक्ट में। तीसरा है हमारा पब्लिक फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर आप कोई भी ऐसा एसेट रखेंगे जिसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी लोगो है या फिर कोई भी डिज़ाइन रिलेटेड कुछ भी है। ठीक है, यानी इमेजेस वगैरह जो भी एसेट्स होता है वो हम यहाँ पे रखेंगे। सिंपल। अब नेक्स्ट.जेएस पहले से गिट इनिशियलाइज करके आता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक गिट इग्नोर की फाइल मिलती है। मैं फिलहाल टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, पूरा ही बंद हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, तो गिट इग्नोर की फाइल सिंपल गिट इग्नोर की फाइल है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से फोल्डर्स ऐड या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट env.d.ts। अब ये जो d.ts फाइल्स होती है वो स्पेसिफिक टाइप स्क्रिप्ट के लिए टाइप डिफाइन करने वाली फाइल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एनवायरनमेंट के लिए टाइप डिफाइन किया जाता है, तो मैं फिलहाल इस फाइल को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो इसको बंद करते हैं एंड इसके ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर मुझे मिलता है तो मैं इसके ऊपर कोई आर्टिकल फाइंड करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपको लिंक मिलेगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा कि मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं तो आगे की फाइल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट config.js। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फाइल है क्योंकि अगर आपने मेरा होस्टिंग वाला वीडियो देखा है जिसमें हमने नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट को एक शेयर्ड होस्टिंग में डिप्लॉय किया था, तो आपको इस फाइल का इम्पोर्टेंस पता होगा। यहाँ पे आप कोई भी नेक्स्ट.js के कॉन्फ़िगरेशंस को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनको हम आगे चलते हुए देखेंगे। तो चलिए इसको भी बंद करते हैं। पैकेज log.json, ये भी रहने ही वाला है, ये भी रहने ही वाला है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये इसके अंदर बेसिकली हमारे जो वर्जन्स है पैकेजेस के वो सारे स्टोर रहते हैं, उनके स्पेसिफिक वर्जन कौन सा हमने यूज़ किया हुआ है वो सारा यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, तो इसको भी बंद करते हैं। ठीक है, पैकेज.json ये भी वही है। पोस्ट CSS ये हमारे टेलविंड के साथ आता है, वो है रीडमी फाइल है, एक टेलविंड का कन्फिग है, वो आपने हमारे React.js के सीरीज में भी देखा ही होगा ये सारी चीज़ें। और है हमारे पास tsconfig.json। तो ये जो tsconfig.json है, हमारा टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे हम कैसे बिहेवियर चाहते हैं टाइपस्क्रिप्ट से वो यहाँ पे हम पूरा स्पेसिफाई करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आपको इन सारी फाइलों में से कोई भी चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, और हम tsconfig को ज़्यादातर कभी यूज़ भी नहीं करते, तो इसको बंद करते हैं एंड हमारे मेन फोल्डर ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं। ओके, तो ऐप फोल्डर के अंदर पहली चीज़ हमें मिल जाती है एक फेविकॉन। ये जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है उसके अंदर फेविकॉन यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, आपका जो फेविकॉन है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर नहीं, आपके ऐप के अंदर डायरेक्टली आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फेविकॉन को बंद करते हैं। globals.css, तो जैसे कि नाम दिखा रहा है आपको, ये ग्लोबल CSS की फाइल है। आप यहाँ पे जो भी CSS लिखेंगे वो आपके पूरे वेबसाइट में अप्लाई हो जाएगी। चलिए इसको भी क्लोज करते हैं। एंड एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे टेलविंड पहले से सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो टेलविंड को आपको अलग से सेटअप करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए क्लोज करते हैं इसे। नेक्स्ट जो है वो है layout.tsx एंड pages.tsx। यानी कि आप सपोज कीजिए आपका एक वेबसाइट है, उसमें एक नेविगेशन बार है, एक फुटर है, और जो बीच का कंटेंट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है हमारा स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, हमारा हेडर फिक्स रहता है, हमारा फुटर फिक्स रहता है, और जो बीच का पेज है उसका कंटेंट उसका लुक चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमारे पास React.js में index.js की फाइल होती है, ये हमारा लेआउट वैसा ही है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो Next.js का एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से रन होता है। पहली चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है सारी चीज़ें। ठीक है, Next.js में हमारे पास गूगल के फॉन्ट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको नेक्स्ट फॉन्ट के अंदर में से
इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे इंटर का यूज़ किया है, तो गूगल में जो भी फॉन्ट अवेलेबल होते हैं आप उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ किया हुआ है। एंड ये सारी चीज़ें हैं। एक जो खास बात है नेक्स्ट जेएस की, जो हमें रिएक्ट जेएस में नहीं मिलता है, वो है मेटा डेटा का सपोर्ट। नेक्स्ट जेएस वो सर्वर साइड रेंडरिंग हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि अब देखिए, हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे जो वेबसाइट के फाइल्स है वो हम सर्वर पे स्टोर करते हैं, ठीक है। सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, उनके साथ हमारा डोमेन जो है वो लिंक कर देते हैं। तो हमारा कोई भी डोमेन ओपन करता है तो हमारी जो फाइल्स है वो सर्व होती है, ठीक है। अब हम जब गूगल में एसईओ करते हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल कंसोल करके जो प्लेटफॉर्म है गूगल का, वहाँ पे हम अपने वेबसाइट को लिस्ट करते हैं और फिर गूगल के बॉट्स आते हैं, गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, वो हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसका कंटेंट चेक करते हैं, उसके कंटेंट को इंडेक्स करते हैं अपने सर्च इंजन में, ठीक है। तो वो इंडेक्सिंग के लिए आपका पेज का मेन कंटेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ आपका मेटा डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट जेएस में हमें दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। वो ब्राउजर में आने के बाद जो पेज है उसे जनरेट करता है, ठीक है। अगर आप कोई डायनामिक पेज बना रहे हैं, उसका जो डेटा है वो डेटाबेस में रहेगा। रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन जैसे यूजर के ब्राउजर में लोड हो जाएगा, वो डेटाबेस में से एपीआई कॉल करके डेटा लाएगा और वहां पे उस पेज का कंटेंट बनेगा, ठीक है। रिएक्ट जेएस में ऐसे वर्क होता है। लेकिन नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, हम जब बिल्ड क्रिएट करते हैं, एपीआई में से डेटा फेच करके एक स्टैटिक पेज जनरेट करता है, जिससे कि हमारा पेज का कंटेंट हमारे सर्वर पे रहता है, ठीक है। उस बिल्ड के फोल्डर के अंदर बेसिकली हमारे जो पेजेस होते हैं, जो डायनेमिक पेजेस होते हैं, वो भी वो स्टैटिक जनरेट करके रखता है। इससे दो चीज सर्व हो जाती है। एक तो गूगल के क्रॉलर्स जब हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसे वहां पे एक्चुअली पेज मिल जाता है जिसका कंटेंट वो इंडेक्स कर सकता है। एंड हमारा जो यूजर है जो हमारे पेज को रिक्वेस्ट करता है तो उसको इंस्टेंटली वो पेज मिल जाता है, क्योंकि पहले से डेटा फेच किया हुआ पड़ा है, पहले से हमारे पास पेज फेच किया हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हमें अलग से फिर से एपीआई कॉल करना, उसको रेंडर करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक स्टैटिक साइट जनरेट करके रखता है, ठीक है। ये फायदे हैं नेक्स्ट जेएस के, ओके। तो ये हो गया मेटा डेटा की बात। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो रूट लेआउट है वो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखिए आपका जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड होता है, HTML उसके अंदर बॉडी और उसके अंदर इन्होंने चाइल्ड को रेंडर कराया हुआ है। तो ये जो चाइल्ड है बेसिकली आपकी पूरी एप्लीकेशन इस चाइल्ड के अंदर रहने वाली है। हाँ, आप नैव बार को यहाँ पे बाहर रखने वाला है, वो देखते हैं आपके आपके प्रोजेक्ट के लेआउट के हिसाब से वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है layout.tsx एंड layout.tsx एक डेजिग्नेटेड कीवर्ड है, तो आप इस नाम का दूसरा कोई फाइल नहीं बना सकते, ठीक है। सिमिलरली page.tsx ये भी एक डेजिग्नेटेड कीवर्ड है। डेजिग्नेटेड यानी कि जो पेज वाला पार्ट है वो वाला डेजिग्नेटेड है। .tsx तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज करने वाला है। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं करते हैं तो JS आएगा या फिर JSX आएगा। तो यहाँ पे page.tsx को ओपन करता हूँ मैं। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा कंपोनेंट है। जैसे हम रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स बनाते थे तो सेम वही कंपोनेंट बनाए यहाँ पे और उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराया हुआ है। तो यहाँ पे रूल क्या है, आप page.tsx में से जो भी कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराएंगे वो हमारे पेज का जो कंटेंट है वो रिटर्न कर रहा होगा। यानी कि जो भी कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारा पेज का कंटेंट है। तो आपका जो भी होम पेज है उस होम पेज के अंदर हमारा सिर्फ जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और बाकी का जो भी लेआउट है वो आ रहा है हमारे layout.tsx में से। ये चीज़ें आगे चल के क्लियर हो जाएंगी जब हम इसको आगे नेव बार वगैरह चीज़ें बनाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना है, इतनी ही चीज़ें हैं नेक्स्ट जेएस में ध्यान रखने जैसी। और आगे चलते चलते हम ये सारी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ और भी फाइल्स आती है जैसे loading.tsx है या फिर error.tsx है। आपको अगर कस्टम एरर हैंडलिंग का फाइल बनाना हो तो वो आपका डेजिग्नेटेड नेम है error.tsx या फिर JSX। आपको अगर लोडिंग का पेज बनाना हो तो loading.tsx या फिर loading.jsx ये आपका डेजिग्नेटेड फाइल है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे चल के इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए पहले मुझे उसके फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ हमारे नेक्स्ट जेएस के फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा npm run dev, ठीक है।
इसको रन करने के लिए npm run dev कमांड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए एंटर करते हैं एंड इसके रन होने का वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो गया। तो यहाँ पे आपको यूआरएल मिल गया, तो इसको करते हैं फॉलो लिंक एंड हमारा जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाना चाहिए इसके अंदर। तो फ्रेंड्स हमारा Next.js का एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर तैयार है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सर्वर कंपोनेंट्स और क्लाइंट कंपोनेंट्स के बीच का फ़र्क देखने वाले हैं और उनको कैसे यूज़ करना है हम वो देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। फ्रेंड्स मैं हूं तनुज पात्रा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।